वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर एंट्रोपी को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को देखा था। फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको समझने की कोशिश की थी कि एंट्रोपी अलग अलग प्रोसेस या सिस्टम में कैसे इंक्रीज हो सकती है और उसका क्या रीजन हो सकता है। फाइनली हम लोगों ने एंट्रोपी का प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन देखा था कि जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है माइक्रोस्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम दो एग्जांपल्स करेंगे, लाइक वाई गैस एक्सपेंड की गैस का एक्सपेंशन क्यों होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होती है, और सेकंड की हीट ऑलवेज फ्लो होती है हॉट टू कोल्डर। कि हमने फर्स्ट ला इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, उसने तो बोला था कि जो एनर्जी वो कंजर्व रहेगी, लेकिन इन दोनों फिनोमेना का जो आंसर था हमारे पास किसने दिया था, सेकेंड ला ने। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बच्चे हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है व्हाई गैस एक्सपेंड्स, क्योंकि ये एक ऐसा था क्वेश्चन था जिसको फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको एक्सप्लेन किया सेकंड लॉ के थ्रू। हमने भाई सेकंड लॉ ने एक्सप्लेन किया वो गैस का एक्सपेंशन किस लिए होता है, हम एंट्रोपी के बेस पे बोलते हैं, क्योंकि जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो एंट्रोपी का क्या होता है, इंक्रीज। और एंट्रोपी का इंक्रीज का मतलब क्या था कि ऑलवेज स्प्रेडिंग और शेयरिंग ऑफ क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हो जाएगा ऑन इन मोर एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और वही क्या था, यही जो हमने डेफिनेशन बोली, हमने बोला था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो स्पॉन्टेनियस अपने आप में होती है, कंटिन्यू होगी जब तक मैक्सिमम क्या हो जाए, शेयरिंग और स्प्रेडिंग। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे रीजन है। देखो, अगर हमने एक पहले कंटेनर लिया जिसमें एक पार्टीशन बना लिया और हमारे पास सारी की सारी क्या थी, गैस के जो हमने बोला कि 4 मॉलिक्यूल्स थे, तो एक साइड में 4 के 4 आ गए हम लोगों ने, तो हमारे पास एक ही माइक्रोस्टेट यहां पर पॉसिबल हो सकती है कि जब चारों के 4 यहां पर प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ, या हम ऐसा कर सकते थे कि भाई 3 एक साइड होती है या एक साइड हो जाता है। अगर हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि भाई यहां से एक मॉलिक्यूल यहां पे ट्रांसफर हो गया, तो यहां पे 3 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। कैसे कि भाई एक बार ए यहां पर होगा तो बी सी डी यहां पर होगा, अगर बी यहां पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा, ए सी ओ डी होगा, अगर यहां पे सी प्रेजेंट है तो यहां पे क्या होगा, ए बी एंड डी होगा। तो 3 माइक्रोस्टेट्स यहां पर क्या है, पॉसिबल है। या फिर हम क्या कर सकते थे कि यहां पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते कि 2 मॉलिक्यूल यहां पर आ जाते, 2 यहां पर आ जाते। अरे एक्सपेंशन तो लार्जर वॉल्यूम में तो हो गया ना। या ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे इधर ट्रांसफर हो जाते, अगर सारे के सारे ऐसा एक इधर हो जाता 4, तो हम बोल चुके ये भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी का, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी का होगा वो स्मॉलर वॉल्यूम में हो गया है, अरे कम वॉल्यूम में आ गया, वो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास लेस डाइल्यूटेड हो, यहां पे लेस डाइल्यूटेड, यहां पे मोर डाइल्यूटेड हो गई। अगर ये 2-2 मॉलिक्यूल हो गए तो हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं, 6 माइक्रोस्टेट्स होंगी जब ये इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये तो हमने 4 मॉलिक्यूल्स के केस में किए। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर दे तो जो इक्वल वाला जो आएगा हमारे पास की वो यूनिफॉर्मली इक्वली आ जाएगा हमारे पास, उसकी माइक्रोस्टेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। यानी जो 50-50% अगर 4 मॉलिक्यूल्स के केस में हम देखें तो जो 50-50% की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे, इन 2 कंपार्टमेंट्स मैक्सिमम है। इसलिए क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन तो होगा और वो क्या होगा, एक तरह से यूनिफॉर्म टाइप में होगा कि दोनों में इक्वली होंगे, क्योंकि यहां पे 6 माइक्रोस्टेट एक्सेसिबल है, यहां पे 3 और यहां पर 1। तो जो एनर्जी का शेयरिंग स्प्रेडिंग होगा वो कितने में होगा, यहां पे शेयरिंग वो 6 माइक्रोस्टेट्स में होगा। तो अब हम क्या करें, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उससे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, इवन 49.99999 करें और 50.00001% की हम अगर हम बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऐसी होने की भी इसके चांस कैसे हो जाएंगे, नेग्लिजिबल। ये भी नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमारे पास क्या होगा, कह रहे कि इसकी नेग्लिजिबल है, किसके रिस्पेक्ट में, इवन 50-50% के। अगर मैं और यहां पे 4 लगा दूं, यहां पे 4-3-0 करके 1 कर दूं, तो कह रहे सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी 30-50, क्योंकि 50-50 था, यहां पे 50-50 नहीं था, यहां पर ये तो 4 हो गया, 75 और 1% हो गया, यहां पे तो ये सारा का सारा भाई है 0, यहां पे 100% और ये 0 हो गया। तो कह रहे कि इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी जो मैक्रोस्टेट होंगी, इसके रिस्पेक्ट में जो ये एक मैक्रोस्टेट हो गई, या दूसरी ये हो गई, तीसरी हमारे पास एक तरफ 60 हो सकता था, एक तरफ 40 हो गया, एक तरफ 70, एक तरफ 30, तो बाकी इसके रिस्पेक्ट में इवन ये वाली कैसे हो जाएगी, नेग्लिजिबल। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास, तो हम एक ही मैक्रोस्टेट की बात करते हैं जिसमें क्या होगा, 50-50,
क्योंकि इसके भी चांस इसके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं गैस नेवर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वहां पे माइक्रोस्टेट कम हो जाएंगी। अगर वो सारी की सारी गैस मॉलिक्यूल हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट करवा देते तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये क्या हो जाता, ऐसा हो जाता, और ऐसा करने से तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी वो बहुत ज्यादा कम होगी। और हमने देखा है कि एंट्रोपी डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, ये KLN W, ये इस तरीके से, और ये क्या था, प्रोबेबिलिटी वाली टर्म थी। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी, टर्म थी यहां पर। अगर ये प्रोबेबिलिटी कम होगी तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, और एंट्रोपी अगर हमारी कम होगी तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने यही बोला है स्प्रेडिंग एंड शेयरिंग ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इसलिए ऑलवेज गैस ऑलवेज एक्सपेंड होते हैं, और वो एक्सपेंड होगा उसमें हम एक ही मैक्रोस्टेट की बात करेंगे अगर जिसके अंदर दोनों कंपार्टमेंट में क्या वो 50-50% में प्रेजेंट। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जांपल आता है, जो हमने बोला था कि जो हीट ऑलवेज फ्लो होगी किससे, हॉट टू कोल्ड, वो कभी कोल्ड से हॉट नहीं हो सकती है। और अभी स्लाइटली हमने डिस्कस किया था कि हॉट के अंदर क्या होगा, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, ऑक्युपाइड होंगी, और जब वो कोल्ड वाला जो ब्लॉक होगा उसमें क्या होगी, मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, अनऑक्युपाइड। तो हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वली पॉपुलेटेड ना हो जाए। अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, व्हाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। उसका भी आंसर फर्स्ट लॉ हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने तो बोला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो मैटर नहीं करता, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहा है, कोल्ड से हॉट की तरफ है, तो टोटल एनर्जी क्या थी, सेम थी। तो इसका आंसर भी किसने दिया, सेकेंड लॉ ने। वो हम देखते हैं कैसे। बच्चे इसके बाद हम अपना सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। वो बता रहा था कि व्हाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट होगी, क्या होगा अभी देखते हैं। तो कह रहे कि अगर हमारे पास एक हॉट ब्लॉक था, एक कोल्ड ब्लॉक, अगर हमने कॉन्टेक्ट में लाया तो हमारे पास हमें एक चीज पता है कि हॉट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई स्पीड पे मूव कर रहे होंगे, कुछ क्या होंगे, स्लो। सभी सेम स्पीड से मूव नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज पता है कि जो एवरेज होगा यहां पर मॉलिक्यूल्स का, जो स्पीड का एवरेज होगा हॉट वाले के अंदर, वो कोल्ड से क्या होगा, ज्यादा। तो जो एवरेज होगा वो फास्टर होगा देन कोल्डर। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जो सब मॉलिक्यूल्स हैं इस कोल्ड वाले ब्लॉक के अंदर में है हाई एनर्जी, क्योंकि यहां पर भी सबके पास कम एनर्जी है, लेकिन एक के पास, एक दो के पास ज्यादा एनर्जी हो कि और एन एवरेज सभी के पास क्या हो जाए, कम आ जाए। तो कह रहे कि इन एक दो के पास ज्यादा एनर्जी हो सकती है, वो ज्यादा एनर्जी वाले क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं टुवर्ड्स हॉटर साइड की, भाई जो उनकी ज्यादा स्पीड थी वो एक पुश प्रोवाइड करें हॉटर साइड की तरफ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। हम देख नहीं सकते क्योंकि इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर ये ऐसा पुश देंगे हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। ऐसा भी हो सकता है एज, क्योंकि यहां पे कोई स्टॉप करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर यहां पे स्टॉप नहीं करना है, एज नथिंग इज स्टॉपिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट एज इट इज आल्सो पॉसिबल। क्योंकि फर्स्ट लॉ ने ये बोला था कि भाई एनर्जी कंजर्व रहेगी, जो टोटल एनर्जी वो तो कंजर्व ही है। अब जी कुछ एनर्जी हम हॉट से कोल्ड की तरफ लेके जाइए, कुछ एनर्जी कोल्ड से हॉट। तो अब क्या हुआ, बट ये एक वर्ड है वेदर इट इज प्रोबेबल और नॉट इज गिवन बाय द सेकेंड लॉ, कि ऐसा पॉसिबल है कि कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड में मूव कर सकते थे, वो एनर्जी का पुश करते कोल्ड से हॉट की तरफ, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कि ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन क्या ये होगा या नहीं होगा, उसकी कितना प्रोबेबल, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है होने की, वो किसने प्रोवाइड की, बाय सेकेंड लॉ। अब इसको समझने के लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड बनाना पड़ता है। हमें पता है बच्चे हमारे सॉलिड में क्या होते हैं, हमारे एटम्स होते हैं इस तरीके से फिक्स। हम लैटिस पॉइंट के अंदर जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर फिक्स में सॉलिड होते हैं। अब ये सॉलिड क्या करते हैं, जब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो गए उसके सॉलिड के अंदर, वो रोटेशनल मोशन पे नहीं होते, यानी कि रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो फिक्स हो गए इस तरीके से हमारे पास, तो सभी अपनी सॉलिड में क्या होते हैं, जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स होती तो रोटेट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं। कि सॉलिड के अंदर अगर हमारे पास दो एटम लिखा दिया हम लोगों ने, जैसे ए और बी एटम है, तो सॉलिड के अंदर एटम ए और बी आपस में अटैच है, तो ये सारे के सारे एटम, तो ये क्या कर सकता है, बी यहां पे जा सकता है इस साइड, यानी कि वाइब्रेट कर सकता है लेफ्ट और राइट के अंदर, या वाई एक्सिस के लोग या जेड एक्सिस के लोग, तो ये वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता अपनी पोजिशन पे इस तरीके से। तो यहां पे वाइब्रेशनल मोशन होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। देखो
अगर हम इसको समझने के लिए हमें एक ऑसिलेटर वर्ड आता है उसको समझना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक्स वाई जेड मोशन ऑफ एनी एटम इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो ये एक एटम था जिसको हमने बनाया है, तो कह रहे ये एक्स डायरेक्शन में भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, वाइब्रेशन ये वाई में भी कर सकता है आपकी तरफ, या जेड में भी कर सकता है। देखो क्या हुआ, समझते हैं वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है। कि ये एक एटम था, अगर मैं इसको टाई कर दूं लाइक एक स्प्रिंग के साथ, हमारे पास वाल के साथ एक स्प्रिंग मैंने टाई कर दिया और यहां पर, तो ये क्या हो गया कि अगर हम फिक्स करें तो अब इसका जो हम वाइब्रेशन मोशन क्या दिखाएंगे कि ये ऐसे वाइब्रेट कर सकता है इस साइड से, तो ये प्लस एक्स में जा सकता है। तो अब ये इस पोजीशन से जब आप ज्यादा करोगे तो ये इससे, ये मीन पोजीशन थी इसकी यहां पर, तो ये मीन से भी क्या आ जाएगा, पास में आ जाएगा यहां पर थोड़ा सा जब आप करोगे। तो यहां पर हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अब ये वोल के साथ है, तो ये इससे वोल से इस साइड नहीं आ सकता, तो ये केवल स्ट्रेस हो सकता है इस साइड, आगे की साइड, फिर यहां पर आके यहीं पे रुक जाएगा। तो इसके मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे बच्चे, कि अगर ये स्प्रिंग होता और मैंने एक्स एक्सिस के अंदर कर दिया तो ये इसको स्ट्रेच कर सकते थे, और जब वापस से स्प्रिंग आता है तो थोड़ा सा क्या होता है, अरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर भी वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो ये मोशन हो गया इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो एक्स में भी कर सकता है ऐसा, अगर वो वाई डायरेक्शन की तरफ होता, अभी एक्स की तरफ दिखाया था, अगर ये ऐसे वाई की तरफ करे ऐसा, तो इसको हम बोलते हैं वाई डायरेक्शन में। ऐसा ये क्या कर सकता है, अगर मैं जेड की तरफ मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया तो जेड में। लेकिन क्या हुआ, ये तो हमने फिक्स करके दिखाया कि वाइब्रेशनल मोशन एक्स में कैसा होगा, वाई में कैसा होगा और जेड में कैसा होगा। लेकिन जो एक एटम है वो तो किसी वोल के साथ नहीं होता, वो एक एटम दूसरे एटम के साथ करता है, तो ये एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी और जेड में भी, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। सो ईच एटम बिहेव्स 3 ऑसिलेटर्स कनेक्टेड लाइक एंड कनेक्टेड टू ए वॉल इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। तो ये बोल रहा है कि अगर ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक टाइप से, तो अब इसको बोल देता हूं ये एक ऑसिलेटर बन गया जो ऑसिलेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो ये एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये वाई में करेगा तो मैं बोलूंगा ये वाई वाला सेकंड ऑसिलेटर है, ये जेड वाला कैसा है, थर्ड ऑसिलेटर। तो जो एक एटम होगा सॉलिड के अंदर, वो 3 ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो 3 डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्योंकि देखो ये ऐसा होता है, ये एक एटम, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई में भी मूव कर सकता है और एक जेड में भी मूव कर सकता है। तो क्या हुआ देखो, तो अगर हम बोलते हैं ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया किसके साथ 6 एटम लगे, 1 2 3 4 5, एक और लगा देते हैं 6, लेकिन ये 6 के साथ, तो ये भी तो 6 के साथ होगा, ये वाला भी 6 के साथ होगा, क्योंकि एटम तो उनकी पोजीशन फिक्स होगी। तो हम दिखा दिए, तो ये जो एक इंडिपेंडेंट कोई भी एक एटम बात करें, सभी के सभी क्या हो सकते हैं, 3 डायरेक्शंस में, यानी कि 3 ऑसिलेटर्स की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे बच्चे। अब क्या हुआ इसके बारे में, ऑसिलेटर के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होंगे, ये एंड दीज ऑसिलेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो एक्स वाई जेड ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन मोशन दिखा रहा है, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में ये इंडिपेंडेंट होगा। और देयर इज नो रोटेशनल मोशन इन सॉलिड एज दे आर फिक्स्ड। सॉलिड वाले जो लोकेशन होगी, जो एटम्स होंगे सॉलिड के अंदर, वो रोटेशनल नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन से ही, अगर हमने दिखाया था तो ये जो एटम था ये इस साइड और इस साइड वाइब्रेट कर सकता है ऐसा, ये वाला भी यहां पर और यहां पर कर सकता है, ये वाला भी इस साइड और इस साइड कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक कर सकता है। ये वाइब्रेट इतनी दूर तक स्ट्रेच नहीं हो सकता, ये जहां पर इसकी लोकेशन है, इन दो हम लैटिस पॉइंट बोले तो इनके बीच तक ही वाइब्रेट कर सकता है, ये ऑसिलेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कि पहले बोला ये इतना भी कर सकता है, अगर थोड़ी ज्यादा एनर्जी तो ये थोड़ा और ज्यादा दूंगा तो इसके पास तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। रोटेशनल मोशन का मतलब हो गया कि ये अपनी पोजीशन पे ऐसे रोटेट करे वहीं पर, तो ये रोटेट नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन से लेकर। ये एक्स में भी कर सकते थे, जेड में भी और वाई में भी, क्योंकि इसके एक्स के साइड में भी एटम है, वाई की डायरेक्शन में भी एटम होंगे और जेड में भी होगा, तो ये तीनों में कर सकते हैं। अब क्या बोला, एंड ईच एटम बिहेव्स 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी हम देख चुके हैं, क्योंकि यहां पर ये तीनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली कर सकता है। अगर मैंने वोल के साथ फिक्स करके दिखा दिया तो एक ही डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन है, लेकिन जब वोल ही नहीं है और दूसरे एटम के साथ अटैच है, वो तीनों में कर सकता है। फिर एक चीज और है बच्चे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है आर क्वांटाइज्ड। कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हम मॉलिक्यूल्स के केस में जो एनर्जी लेवल ये जब माइक्रोस्टेट बनाते हैं, तो हम उसकी जो मोशंस की स्पीड होती है, उसकी जो मोशन की स्पीड है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है,
उसी को एनर्जी स्टेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को एनर्जी स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही जो इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी जो एक वाइब्रेशनल स्पीड अगर कम है किसी एटम की, कोई यहां तक ही कर रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब, और इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ एक वाइब्रेशन कर सकता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, यानी कि फिक्स एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं इसकी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। अगर ये कम कर रहा है वाइब्रेट, इसका वाइब्रेशनल मोशन कम है, तो हम बोलेंगे ये कम एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी कम, और ये कम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में है। अगर ये ज्यादा कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके पास ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी है, ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन है, ये ज्यादा हायर एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। क्या हुआ, तो एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होते हैं, यानी कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो फिक्स एनर्जी के होते हैं, एंड दे हैव फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स एनर्जी होगी, और ये एनर्जी किसके बेस पे हमने किया है, एंड इन केस ऑफ पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोशन, एंड इन केस ऑफ पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोशन लिखा देंगे, वी से दैट इट इज इन वन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। जो उसकी जो वाइब्रेशनल मोशन होगा, उसकी जो स्पीड होगी, उसके बेस पे ही हमने क्या बना रखे, एनर्जी लेवल। अगर कम स्पीड थी उसकी तो हम बोलेंगे कम एनर्जी लेवल में, थोड़ी ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे ज्यादा एनर्जी लेवल में, तो उसकी जो वाइब्रेशनल मोशन है उसी के रिस्पेक्ट हमने क्या बनाया, एनर्जी लेवल। अब देखो यहां पे हम बोलते हैं जीरो एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये जीरो एनर्जी लेवल का मतलब है कि उसकी एनर्जी जीरो नहीं है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं किया। अगर एक नॉर्मल सॉलिड है तो उसके एटम वाइब्रेट करते रहेंगे, तो जो एक उसकी अपनी नेचुरल जो उसकी वाइब्रेट करने की मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वो उसकी हम बोलेंगे उसको जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि हमने कोई एक्स्ट्रा हीट करके या किसी वजह से एनर्जी सप्लाई नहीं की। और वो कितनी एनर्जी होगी, 1/2 h म्यू, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, कि किस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रही है, यानी कि एक मोशन क्या होगा, यहां पे जाएगा, यहां पर और फिर वापस आ जाए, इसको एक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कितनी इसकी स्पीड, ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी ऊपर जाता रहेगा हमारे पास। तो कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में का मतलब क्या होगा कि अब उसकी एनर्जी ज्यादा, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा तो इसका मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फिर सेकंड में, और फिर थर्ड। तो अब इनको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ओसिलेटर अगर एक हम बात करते हैं, हार्मोनिक ओसिलेटर, हार्मोनिक ओसिलेटर का मतलब है कि उसको हम कहीं तक भी, कितनी इन्फिनिटी तक भी ओसिलेट करवा सकते हैं और वो बोन ब्रेक नहीं होगा। नॉर्मली वो हार्मोनिक ओसिलेटर हमारे नहीं होते सॉलिड, तो हम केवल कंसीडर करके चलते हैं कि हार्मोनिक ओसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो यहां पे हमने एनर्जी लेवल बना दिया, जीरो एनर्जी लेवल। जब जीरो होता है तो हम उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ग्राउंड स्टेट में, यहां पे एनर्जी जीरो नहीं है। ये जीरो का मतलब ये एन की वैल्यू जीरो है, एन की वैल्यू यानी कि हम एनर्जी लेवल्स बताएं इसको, जब इस स्टेट में जब होंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं हम जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि इस एन जीरो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होती है वो जीरो तो नहीं होती। अब जो भी एनर्जी होगी उनके पास अपनी नेचुरल, उसको बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि यहां पे हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं की हुई है। अब क्या हुआ, अगर हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमने अगर मैं इसको बोलूं तो ये हो गया फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। एंड इफ इट इज पॉपुलेटेड वी से दैट इट हैज 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी। देखो से अगर कोई फर्स्ट, हमने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि वो पॉपुलेटेड है, तो इसका मतलब उन मॉलिक्यूल्स के पास 1 क्वांटा एनर्जी है। अगर कोई सेकंड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे उसके पास 2 क्वांटा एनर्जी, क्योंकि यहां पे पॉपुलेट होने के लिए उसको 3 क्वांटा एनर्जी चाहिए। 4, अगर मैं 5 बना, इसका मतलब यहां पर अगर उसके पास 5 क्वांटा एनर्जी होगी तभी इस एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हो गया। अब बच्चे देखो, एक जो मॉलिक्यूल थी, ये तो एक एनर्जी लेवल है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा रहा था उसको, तो वाइब्रेट अगर कम स्पीड से कर रहा था, उसके पास कम वाइब्रेशनल मोशन था, बोलूंगा जीरो। अगर थोड़ी सी और ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन हो जाए तो बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फिर थर्ड में या फोर्थ में। लेकिन जब अब हमने देख लिया जो एक सॉलिड के अंदर जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल होता है वो 3 ऑसिलेटरी की तरह काम करता है। तो अब एक ये बोल दिया EX की वो एक्स, अगर वो एक्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अब वो वाई में करेगा तो वो मॉलिक्यूल, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी लेवल, अगर वो जेड में करेगा। तो एक ऑसिलेटर जो 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर, जो 3 हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, जो एक एटम है या वो 3 डायरेक्शंस में करेगा, तो उसका एनर्जी लेवल ऐसा दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम ऐसा दिखाते हैं। तो ये ऐसा होगा। ये क्या हो गया, एक्स में एनर्जी लेवल, वाई में एनर्जी लेवल, जेड में क्या हो गया, एनर्जी लेवल। अब हम देखेंगे हाउ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑसिलेटर
ये एक ही ऑसिलेटर था जिसको हमने 3 एनर्जी लेवल दिखाए अलग अलग डायरेक्शन में। इफ वी हैव 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी, अगर हम बोले कि हमने 4 क्वांटा एनर्जी दी है, एक एटम था वो 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम उसके अंदर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, देखो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी आ सकती हैं कि सारी की सारी एनर्जी क्या एक्स को ही मिले, यानी कि वो केवल एक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, वाई और जेड में वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो 4 0 0। या फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी 0 4 0, अब वो केवल वाई डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करे, क्योंकि हमने 4 क्वांटा एनर्जी फिक्स कर दी है एक एटम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, या वो जेड में ही करेगा। तो अब यहां पे हम एक चीज देख लेते हैं कि हायर क्वांटम मींस हायर वाइब्रेशनल मोशन, कि जितनी ज्यादा क्वांटा होगा, 4 होगा तो 4 एनर्जी लेवल में, 5 होगा तो 5th में, 6 होगा तो 6 में, कि जितना क्वांटा हम बोलेंगे ज्यादा है उसके पास, उतना ही ज्यादा क्या बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशंस में, यानी कि उसकी उतना ही ज्यादा उसका क्या है वाइब्रेशनल मोशन। तो यहां पे हमने क्या बोला, 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी को हमने एक मैक्रो स्टेट बोल दिया, यानी कि जब उसके पास एनर्जी फिक्स कर दी तो हमने बोल दिया कि 4 माइक्रो, उसके पास 4 क्वांटा एनर्जी, तो ये एक मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब हम क्या बनाएंगे, माइक्रो स्टेट्स बनाएंगे कि जिसके अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो तो कितनी रहेगी, 4 क्वांटा। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि ये जो 4 क्वांटा हमने बोल दिया इस मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कितनी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, 4 क्वांटा, यानी कि जिसके एनर्जी लेवल इस एनर्जी के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखो अगर इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल कितनी माइक्रो स्टेट बन सकती थी अगर हम सारे के चार क्वांटा एक ही एटम को दे दें। तो एक एटम में हमारे पास 3 ऑसिलेटर थे भाई, EX, EY और EZ। तो क्या हो सकता था कि हमारे पास 15 टाइप की अरेंजमेंट हो सकती थी। एक बार हम 4 के 4 जो क्वांटा एक को दे दिया एक्स वाले को, वाई जेड को ना मिले, फिर एक बार वाई को मिले, एक बार जेड को। फिर ऐसा हो सकता था कि हम 3 क्वांटा एक को दें और 1 क्वांटा एक को दें। तो फिर अगर ऐसा करते तो हमारे पास कितने हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6 और हो सकते थे। या फिर अगर हम बात करें कि 2 क्वांटा एक को दे दें, एक एक क्वांटा, तो हमारे पास फिर 3 अरेंजमेंट हो सकती थी। अगर अदरवाइज हम 2 क्वांटा 2 को दे, 1 को 0 कर दे, तो टोटल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी या जो पॉसिबिलिटी हो गई माइक्रोस्टेट्स की, यहां पर एक एटम को जब हम 4 के 4 क्वांटा दे दें तो डिफरेंट कितनी अरेंजमेंट हो सकते हैं, 15 माइक्रोस्टेट्स। अब बच्चे क्या देखा, ये तो एक एटम था हमारे पास। अब ना हमने बोला कि लेट ए होट, हमारे पास सारे के सारा क्वांटा ए के पास थे। अब हमने क्या किया, नाउ व्हेन 2 एटम्स आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट देन इट बिहेव एज 6 ऑसिलेटर। देखो हम अपना आंसर निकालना चाहते हैं कि भाई अगर एक हॉट क्यूब है हमारे पास, एक कोल्ड है, तो हॉट से ही ट्रांसफर क्यों होता है। तो अब हम इसको, इस हॉट के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स है, तो एक एटम 3 ऑसिलेटर की तरह काम करता है, इसमें भी एटम है वो भी ऑसिलेटर। तो हम ज्यादा ना लेके अगर हम माने कि इसके अंदर एक एटम ही है, वो एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। ऐसा इसमें भी एक ही एटम है और हम सारी की सारी एनर्जी एक ही एटम को दे दें, तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस होगा। तो हम इसी को लेके चल रहे हैं कि पहले एक एटम था, सारी की सारी इसी के पास एनर्जी, दूसरे में भी एक एटम है, उसमें भी 3 ऑसिलेटर है, एक एटम 3 ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। तो अब क्या हुआ, जब हम दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो ये बिहेव है 6 ऑसिलेटर, क्योंकि जब कॉन्टेक्ट में आ गया 3 ऑसिलेटर, ये 3 टोटल कितने ऑसिलेटर हो गए, 6। और जब कॉन्टेक्ट में आ गया तो वहां पे देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि वहां पे हमारे पास सारी एनर्जी एक के पास थी, तो हम कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट में आने के बाद वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, और उसको हम प्रूव कर देंगे। अभी देखो किस लिए होगा। तो ये एटम 1 है, ये एटम 1 के भाई 3 ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, ये एटम 2। हमने बोला कि जो एक मैक्रो स्टेट है वो क्या है, 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी। अगर 4 क्वांटा एनर्जी है तो सारी की सारी एक मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी हमारे पास ये 15 माइक्रो स्टेट बनी है, इन सभी के अंदर मेरे पास क्वांटा कितने, 4 क्वांटा ही है हमारे पास। तो इनिशियली ए हैव ऑल एनर्जी, हमने शुरू में ऐसा बोला। अब देखो ए के पास सारी की सारी एनर्जी, बी के पास नहीं है, तो कितनी माइक्रोस्टेट होंगी जब हमने कॉन्टेक्ट में ला दिया। ये जो हमारी माइक्रोस्टेट है ये क्या है, इन कंबाइंड फॉर्म में, दिस इज इन कंबाइंड फॉर्म, जब हमने ए और बी को कॉन्टेक्ट में ला दिया। तो ठीक है, बी के पास एक भी नहीं है मेरे पास, इसका मतलब बी तो एम्प्टी रहेगा, तो इसके अंदर तो एक ही माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। लेकिन जब ए के पास 4 थी तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 15। तो हमें पता है तो 15 × 1, क्योंकि इसकी एक ही अरेंजमेंट थी, इसके अंदर कितनी थी, 15। तो टोटल कितनी हो सकती है, 15 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। क्योंकि हमें पता है कि ये भी हमने देखा था एंट्रोपियन प्रोबेबिलिटी वाला, कि अगर एक के अंदर ये माइक्रोस्टेट है डेल्टा 1, एक में डेल्टा 2, डेल्टा 3 के जो दोनों का प्रोडक्ट, अगर हम दोनों को क्या ला दे, कॉम्बिनेशन में,
या फिर हमने देखा कि एक को 3 क्वांटा दे दे, एक को 1, यानी कि अब इस एटम 1 पे 3 क्वांटा है और एक क्वांटा हमने इसको दे दिया। तो अब एक क्वांटा देखो पहले x वाले के पास हो सकता था, एक बार y वाले के पास, एक बार z वाले के पास, एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो जब ये एक 3 पॉसिबिलिटी होगी, एक बार x y z, तो जब एक क्वांटा होगा उसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है 3। लेकिन जब ये 3 एक के पास है तो हम 3 टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है 10। तो ओवरऑल 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 3 के साथ जो 10 पॉसिबिलिटी आई, 10 के साथ एक बार क्या हो सकता है, इसमें तो 10 आ गई अलग अलग, लेकिन उन सभी 10 के साथ पहले x वाले में ही एनर्जी हो तो वो कॉम्बिनेशन एक बनेगा 10 के साथ ऐसा, लेकिन फिर 10 के साथ सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 10 के साथ थर्ड वाले के साथ कॉम्बिनेशन, तो 10 20 और ओवरऑल कितना हो गया 30। अगर 2 आ जाता कि हमने बोला कि एनर्जी गई हॉट से कोल्ड और 2 क्वांटा दे दिया तो क्या हो गया, जब 2 क्वांटा जाएगा तो बच्चे 6 माइक्रोस्टेट बनेगी। देखो हमने 6 एक एटम एक ही बना देते हैं कि भाई 110 हो सकता है, 101, 011 या 200, तो टोटल 6 हो गई ए के लिए, ऐसे ही टोटल 6 होंगे बी के लिए। तो इन सभी के लिए अगर बी की भी मैं सेम ऐसे दिखाऊं 110, 101, 011, 200, 020, 002, तो ये किसके लिए, ये एटम बी के लिए था। तो कह रहा है कि जब एक बार ये अरेंजमेंट है तो ऐसा हो गया भाई, इसके साथ एक बार ये आ जाएगा, फिर इसके साथ एक बार ये, 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 तो इस एक के लिए तो कितने हो गए 6, फिर इस वाले में ये हो, इसके साथ भी कितने हो गए, ये 6 पॉसिबिलिटी है, इसके साथ भी कैसी है 6 पॉसिबिलिटी, तो ओवरऑल इसके लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी 6, क्योंकि जब एक बार ये एनर्जी होगी तो क्या पता दूसरे में ऐसी अरेंजमेंट हो या ऐसी हो ऐसी हो, तो इन सभी के लिए 6 तो टोटल कितने हो गए 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट हो गया जो हमने एक्सप्लेन किया था। फिर ऐसे ही अगर ये 1 हो गया 3 दूसरे को दे दिया तो 3 इंटू 30, अब इसके लिए 3 एग्जिस्ट करेंगे, टोटल 30 हो सकती हैं। फिर 0 4 तो 1 इंटू 50, तो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी 126। देखो जो पहले 15 थी बच्चे, जब वो एनर्जी अलग अलग करेगा, खुद रख रहा है सारी की सारी, फिर 3 रख रहा है, फिर 2 1 या 0, तो टोटल आ गई 126। अब इनको समझते, देखो यहां पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ क्वांटा इन ए, 0 1 2 3 4 हो सकता था, और यहां पे लिख दिया माइक्रोस्टेट्स कितनी बनेंगी। जब 4 की 4 थी तो 15, जब 3 है तो फिर 30, 2 है तो 36, 1 है तो फिर 30, 0 है तो फिर 15, तो टोटल का सम कितना आ गया 126 माइक्रोस्टेट्स अब पॉसिबल आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग से ये शेयरिंग के बाद यह है कि शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग था। अब हम प्रोबेबिलिटी देखें आफ्टर शेयरिंग की, तो हमने क्या देखा, जब ये 3 और 1 या 1 और 3 है, अरे वही 3 खुद रखे या 3 दूसरे को दे, तो कितनी 30/126, क्योंकि इसकी भी 30/126, इसकी भी 30/126, तभी तो ये ऐसा दिखा रहे हैं ना, तो 3 1 या 1 3 की 30 और 30, तो ये दोनों की है 30/120, 0 4 या 4 0 की 15 और 2 2 की कितनी 36/126। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब वो इक्वल एनर्जी क्या कर ली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि ए ने अपनी एनर्जी हाफ किसको दे दी, बी को दे दी। तो यहां पे क्या है, ये जो दिखा रहा है 0 4 या 4 0, यानी कि जब सारी की सारी एनर्जी ए पे है या बी पे है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे लोवेस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, लोवेस्ट। क्यों होगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी लोवेस्ट इसलिए क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। फिर क्या किया हम लोगों ने देखा कि जब ये शेयरिंग कर गया तो इसका मतलब क्या, इट ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी इन इक्विटेबल मैनर। इक्विटेबल का मैनर का मीनिंग होता है कि बराबरी, तो ये इसलिए बराबरी करना चाहता है क्योंकि इसके बराबरी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो कितनी थी 36 थी। तो क्या बोल रहे हैं, तो एट न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी गोज टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटा, कि वो एनर्जी को कैसे करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना फेवर करेगा, क्योंकि उस केस में जो माइक्रोस्टेट एग्जिस्ट करेंगी उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए ऑलवेज हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो करती हैं, क्योंकि कोल्ड वाले में अनऑक्युपाइड माइक्रोस्टेट रहती हैं, हॉट वाले में ऑक्युपाइड, तो वो क्या करें कि मैक्सिमम अनऑक्युपाइड को ऑक्युपाई कर ले और एनर्जी का क्या हो जाए, शेयर हो जाए वहां पर। या फिर हम एक एग्जांपल दूसरा समझते हैं बच्चे, देखो अगर हमारे पास एक हॉट एक कोल्ड और हमने बोला कि हमारे पास 100 क्वांटा एनर्जी टोटल,
इसमें 100 एटम है, इसमें 50 एटम है। तो अब हमें इसके लिए माइक्रोस्टेट निकालने के लिए कि भाई सारी की सारी एनर्जी ए पे हो तो बी पे अगर एनर्जी दूंगा नहीं तो कितनी माइक्रोस्टेट्स बनेंगी, तो इनके लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। हम केवल 1 2 3 4 एटम तक निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर हम मोल्स में बात करें तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए निकाला हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये कंप्यूटराइज रिजल्ट है, मैंने बुक से लिखा हुआ है। देखो अगर एन में 300 है, हमारे पास 100 एटम है, तो एक एटम कैसा बिहेव करता है, 3 ऑसिलेटर की तरह करेगा। तो 100 कितना करेंगे, 100 इंटू 3 तो कितना हो गया 300। N2 में कितने एटम है 50, तो कितने ऑसिलेटर बिहेव करेंगे 50 इंटू 3 150 ऑसिलेटर। और क्वांटा कितना है हमारे पास, टोटल क्वांटा कितने थे 100। तो अब क्या बोला, इनिशियल क्वांटा ऑन हॉट क्यूब ए। अब जिसमें ए था, ये हमारी ये ए बोल दिया इस हॉट वाले क्यूब को मैंने, कि इसी के ऊपर 100 जो एटम है यहां पर, जिसमें कि 300 ऑसिलेटर्स है, सारी की सारी एनर्जी इस पे है। यहां पर हमने ए को एक एटम लेके चले थे, यहां पे एक एटम नहीं, यहां पे क्यूब है जिसके अंदर 100 एटम। तो यहां पर सारी की सारी एनर्जी किसको दे रखी हम लोगों ने, पहले हॉट को। मान लिया कि कोल्ड के पास कोई एनर्जी क्वांटा भी नहीं। फिर क्या देखा, देखो अब कितनी माइक्रोस्टेट एग्जिस्ट करेंगी जब ए के पास सारे के सारे क्वांटा होंगे, बी के पास नहीं। अब बी के पास एटम तो ये ऑसिलेटर तो 150 है, तो इसकी तो जो माइक्रोस्टेट बनती मेरे पास ये क्या बनती 1 ही बनेगी। अरे एक ही बनेगी, किसी के पास एनर्जी नहीं है तो सारे के सारे एम्प्टी है। और जब ए के पास 100 होंगे तो वहां पे 100 मॉलिक्यूल है और 150 ऑसिलेटर या 300 ऑसिलेटर्स हो गए। तो 300 ऑसिलेटर्स में हमें 100 क्वांटा डिस्ट्रीब्यूट करने, तो इसकी पॉसिबिलिटी जब आएगी, जितनी आएगी वो आएगी 10⁻96। एक्चुअली ये क्या है, मोर देन नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो देखो इतनी आती है हमारे पास जब सारी के सारी क्वांटा किसके पास होंगे, ए यानी कि 300 ऑसिलेटर्स के पास। लेकिन ऐसा हो सकता था कि सारे के सारी बी को दे देता, यानी कि अब ए के पास कोई क्वांटा नहीं है, सारे के सारी एनर्जी उसने किसको कर दी, कोल्ड को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि बी के पास। जब सारे के सारे क्वांटा बी के पास होंगे और ए के पास 0 होगी, उस टाइम पे 10⁻71। तो इसका मतलब वहां पे ये माइक्रोस्टेट्स होंगी तो माइक्रोस्टेट कम होंगी। इसका मतलब माइक्रोस्टेट कम होगी तो ये ऐसा होना फेवर नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ही पढ़ा है कि हमारे पास क्या होगी, माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होना फेवर करती है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग करना फेवर करेगा। अरे माइक्रोस्टेट ही कम हो गई तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग कम हो जाएगी, तो अगर ऐसा होगा तो पॉसिबल नहीं, तो ये इसलिए देना फेवर नहीं करेगा। फिर एक थर्ड केस आ गया बच्चे, देखो क्या हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, नेग्लिजिबल, ये तो नेग्लिजिबल हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब क्या हुआ, अगर हम एक थर्ड फैक्टर करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, उसमें क्या हुआ कि शेयरिंग ऑफ एनर्जी हुआ क्या, 67 क्वांटा ए पे और 33 क्वांटा बी पे। क्योंकि यहां पे अरे डबल मॉलिक्यूल से यहां पे हाफ है, तो डबल एनर्जी इसके पास, हाफ एनर्जी तो इक्वल मैनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ऐसा करें तो जो माइक्रोस्टेट्स अब हमें निकलेंगी वो कितने की, 10⁻110। भाई इतनी हमारे पास आ गई। और ये क्या हो गया, अब दैट्स व्हाई हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, क्योंकि जब इसने शेयरिंग कर दी इक्विटेबल मैनर में, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस के अकॉर्डिंग उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारी माइक्रोस्टेट देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला तो पहले ही नेग्लिजिबल था, अब ये वाला भी क्या हो गया, नेग्लिजिबल। तो अब सारी की सारी एनर्जी कोई एक रखना फेवर नहीं करेगा, वो क्या करना फेवर करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना फेवर करता है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। और हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि माइक्रोस्टेट्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, और जब जैसे वो एसेसिबल इंक्रीज होती है तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना फेवर करती है। भी हम देखा कि उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जहां पर नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो अब क्या हुआ, इस केस के अकॉर्डिंग ना तो ए पे एनर्जी रहेगी ना बी पे, और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा है और बाकी सारी के सारी माइक्रोस्टेट इससे क्या आएंगी, कम ही आएंगी। तो इसीलिए क्या बोला, तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें 6 क्वांटा ए पे रहेंगे, 33 क्वांटा किस पे रहेंगे, बी पे। इसलिए हीट ऑलवेज फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड, ना कि कोल्ड टू हॉट। वो इसलिए नहीं हो सकती, कोल्ड टू अगर हॉट होगी तो जो माइक्रोस्टेट्स आएंगी वो इवन और भी ज्यादा कम आएंगी, और जो हमारी एनर्जी का डाइल्यूशन है वो नहीं होगा। और ऑलवेज एनर्जी का डाइल्यूशन होता ही होता है, वो माइक्रोस्टेट्स के साथ हो या इवन वो क्या होगा, सराउंडिंग के अंदर हो जाए, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए हमारे पास, या हमारे पास स्प्रेड हो जाए सिस्टम के वॉल्यूम के साथ साथ। तो ये हमारा सेकेंड आंसर था जिसको फर्स्ट ला एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको तो हमने समझने की कोशिश की है, क्योंकि सेकेंड लॉ की हमने एक डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें एक एंट्रोपी वर्ड आया था। तो एंट्रोपी को समझा अभी तक, एंट्रोपी क्या होती है भाई, और एंट्रोपी कैसे इंक्रीज होती है, वो प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे रिलेशन होता है, या एंट्रोपी का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, एंट्रोपी और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस करेंगे और देखेंगे कि एंट्रोपी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसका एक नोटेशन क्या होता है। वहीं से हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि वो कैसे स्टार्ट